नमस्कार सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, अमेरिका से फंड आया 182 करोड़ आया पिछले 4 दिन में। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी फंड का जिक्र कर चुके हैं, 2 बार उन्होंने पीएम मोदी का भी नाम लिया है कि और एक जमात है जो ये कह रही है कि पैसा तो भारत आया ही नहीं, वो तो सारा का सारा ढाका चला गया। कैसे इस पूरे मुद्दे को समझा जाए? देखिए, 4 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार कहा है, 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है। इससे पहले एलन मस्क जिनके डिपार्टमेंट से पैसा मिलता था यूएस एड को, उस एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से पहले इस बात को कहा था। और मेरे ख्याल से कल या परसों जो है, जो डीओजीई उनका जो डिपार्टमेंट है जिसका काम है फिजूल खर्ची को रोकना, उसने बाकायदे ट्वीट भी किया है, उसका ट्वीट भी है, उसकी तरफ से विज्ञप्ति जारी हुई है और उसमें बड़ा क्लियर मेंशन है कि बांग्लादेश को $29 मिलियन और भारत को $21 मिलियन, यानी भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो 182 करोड़ रुपए भारत को दिए गए। तो उस पैसे के आने जाने में तो कोई संदेह है ही नहीं कि वहां अमेरिका से पैसा चला और वो पैसा यहाँ पर भारत में पहुंचा है। तो ये एलन मस्क कह रहा है, 3 बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, और उस डिपार्टमेंट की विज्ञप्ति कह रही है, उस डिपार्टमेंट का ट्वीट कह रहा है। लेकिन इन सबको हम लोग झूठा मान लें और इंडियन एक्सप्रेस को हम सच्चा मान लें और कांग्रेस का पवन खेड़ा जो प्रवक्ता आया था उसको सच्चा मान लें, तो कोई इस दुनिया में, मतलब मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा राजनीतिक मूर्ख होगा वो ये मानेगा। अन्यथा इस बात को तो हमको आपको मानना ही पड़ेगा कि हाँ, पैसा आया। और वो पैसा किसके पास आया, मुद्दा ये है। और उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को बताऊंगा, मुझको भारत सरकार को बताना चाहिए। तो ये भी बहुत स्पष्ट है कि वो जानकारी अमेरिका भी देगा और मोदी को देगा। अब इसमें जो अंजू जी सबसे रोचक बात है कि जरा सोचिए, ये कितने जो विपक्ष है या विरोधी हैं नरेंद्र मोदी के, ये किस कदर मूर्ख हैं। मूर्खता की इन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं कि आज जो तीसरी बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को पैसा गया और मोदी के इंडिया को पैसा गया है, तो इन्होंने कहा कि वो तो कह रहा है कि मोदी को दिया है पैसा। हाँ। और ये हल्ला इन्होंने मचाना शुरू किया। मैं अगर मनीष जी की भाषा में कहूँ कि खलियर और खैराती जो हो गए हैं, उन्होंने एक धंधा शुरू किया, बड़े जोर से हल्ला मचाना शुरू किया। अब जरा इसमें जब बारीकी से आप, डोनाल्ड ट्रंप की ही बात मैं कह रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर मान लिया डोनाल्ड ट्रंप नहीं था, जो बाइडेन ही था, कि जो बाइडेन ने ही नरेंद्र मोदी को पैसा वो दिया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहा कि हम उसकी जानकारी मोदी को देंगे। अरे, मुझको जब पैसा मिला तो मुझको जानकारी देने की क्या जरूरत है, इसका मुझको तो पैसा मिला ही मिला। तभी तो अगर उसमें कोई जानकारी है, जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको ना मालूम, जो मैंने ही पैसा लिया हो, तो फिर क्या समस्या है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार 3-4 दिन में जो 3 खुलासे किए हैं, लगातार 3 बार उस बात को दोहराया है, तो हर बार कहा कि हम इसकी जानकारी भारत सरकार को देंगे। तो इसके बाद तो दूध का दूध पानी हो जाता है कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को कोई पैसा नहीं आया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी की बात करी, वो सिर्फ इसलिए करी क्योंकि कल इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर एक झूठी खबर छापी, बिना किसी अधिकारी के औपचारिक रूप से, जिसे कहा जाए कि यहाँ ठोस सबूत है या कोई सरकारी तंत्र है अमेरिका का जिसने एक खबर लीक करी है, उसके बजाय इधर उधर कहीं सुनी की बातों को छापी। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इसीलिए कहा और मोदी का नाम लेकर कहा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, यहाँ पर किसी के दिमाग में कंफ्यूजन ना हो जाए कि जो कल जैसे इन्होंने यहाँ पे उड़ाना शुरू किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ढाका और दिल्ली में वो कंफ्यूजन हो गया, तो वो असल में वो पैसा तो बांग्लादेश के लिए गया था और दिल्ली का तो कोई लेने देना नहीं है। और आज वही लोग कह रहे हैं कि देखो देखो वो तो मोदी को दिया था। तो इनको कुछ मालूम नहीं है, जैसे कटी हुई पतंग नहीं होती है कि कभी इधर हवा में उड़ी कभी उधर हवा में उड़ी। तो विपक्ष की स्थिति ये हो चुकी कि इसके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई वैचारिक दृढ़ता है। जहां मौसम देखा वहां ही उड़ना शुरू कर देते। तो कल तक ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान में पैसा ही नहीं आया, डोनाल्ड ट्रंप ढाका और दिल्ली में कंफ्यूज कर गया, और आज ये चिल्ला रहे कि देखो मोदी को पैसा, ना मोदी को पैसा दिया है और ना वो डोनाल्ड ट्रंप ढाका और दिल्ली में कोई कंफ्यूज हो, कोई बकलोल नहीं है। वो आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़कर जीत के आया है, एक बार हारने के बाद दोबारा जीत कर आया है। और वो आदमी इतना मूर्ख है कि उसको ढाका और दिल्ली का अंतर नहीं मालूम, वो ढाका और दिल्ली में कंफ्यूज कर गया। और सबसे खास बात है अंजू जी की, जो डीओजीई जो उनका डिपार्टमेंट है, उसकी आप जब वो देखिए, उसका ट्वीट देखिए, उसकी जो उनकी विज्ञप्ति है, तो
उसमें पूरी दुनिया में उन्होंने किस किस देश को कितना पैसा गया है, तो उसमें बहुत साफ लिखा है कि वोटर टर्नआउट के लिए हिंदुस्तान को दिया गया है और वहां पर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बांग्लादेश को $29 मिलियन दिया गया है। तो उसमें कहीं कुछ संदेह रह ही नहीं जाता। और आगे जो इनका आचरण है उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि इनके आचरण ने तो बिल्कुल मोहर लगा दी कि हाँ पैसा आया है और किसके पास आया है ये भी बता दिया। कोई वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है कि हम जानकारी देंगे, वो एक औपचारिकता मात्र है, वो औपचारिकता है कि वो बताएगा। बाकी यहाँ के विपक्ष ने अपनी हरकतों से, अपने तिलमिलाने से साफ कर दिया कि पैसा किसके पास आया है। सर, ये जो लेफ्ट लिबरल जमात है, जो हम खान मार्केट गैंग कहते हैं, उनके बीच में भी तो खलबली मची हुई है ना। उनको क्यों समस्या हो रही है? पैसा आया है, अगर उनके पास नहीं आया या मान लीजिए सरकार के पास है, तो उनको चिंता किस बात की है? क्यों वो बार बार अपना स्टैंड बदल रहे हैं? वो एक मौका तलाश रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके ये साबित कर दिया जाए कि पहले तो पैसा आया नहीं, अगर आया तो मोदी के पास आया, हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं। लेकिन एक तो लिस्ट भी तो जारी की गई है सर यूएस एड की तरफ से, उस पर भी तो बहुत सारे खुलासे हैं। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई तो है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है कि हम बताएंगे कि किसके पास पैसा गया। सबसे खास बात है, जब ये कल तक ये कह रहे थे पैसा आया ही नहीं, तो आज ये कैसे कहने लगे? आज इनको डोनाल्ड ट्रंप जो है बिल्कुल हरिश्चंद्र लगने लगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, कि वो कह रहा है कि मोदी को दिया है और मोदी के पास पैसा आया है। तो ये अपने ही स्टैंड पे 12 घंटे भी नहीं टिक पा रहे हैं, उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। मेरा सवाल देखिए, कि मैंने क्लियर किया कि ये तो बिल्कुल पैसा वहां से चला और हिंदुस्तान आया और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, ये बिल्कुल स्पष्ट है लगातार के स्पष्टीकरण से, एलन मस्क के लेकर और डोनाल्ड ट्रंप तक। मैं अब जरा दर्शकों को आपको बड़ी रोचक बात बताता हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने किसी पार्टी का नाम तो लिया नहीं था अंजू जी, अभी तक नहीं लिया है, अभी तक नहीं लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने किसी पत्रकार का भी नाम नहीं लिया, किसी मीडिया हाउस का भी नाम नहीं लिया। उसने कहा कि भारत को ये पैसा गया था, जो भेजा गया $21 मिलियन। तो इसमें अगर आप मान लीजिए मोदी को छोड़ दीजिए, आप भाजपा को छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल मोदी का जो कल उनका बयान था उसमें बड़ा साफ किया था उन्होंने कि ये मोदी की जगह किसी और को निर्वाचित करवाना चाहते थे। ये कल का बयान है, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो उसके बाद आज वाली बात की तो कोई धज्जियां ही उड़ जाती हैं कि मोदी की जगह किसी और को वो लोग निर्वाचित करवाना चाहते थे, इसलिए पैसा भेजा गया। तो मोदी की जगह के मान लीजिए बाकी तो शेष विपक्षी पार्टियां हैं। कल उसके डोनाल्ड ट्रंप के उस खुलासे के बाद टीएमसी क्यों नहीं तिलमिलाई? और उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने वाला अखिलेश यादव क्यों नहीं तिलमिलाया? वो डीएमके का जो स्टैलिन है उसकी 30 से ज्यादा सीटें आई, 35-37 सीटें आई हैं, वो नहीं तिलमिलाया। कांग्रेस को इतनी आग क्यों लग गई? कांग्रेस आके बिल्कुल एकदम पवन खेड़ा इस तरह से आकर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जरा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आग बबूला हुआ जा रहा है, जैसे नहीं कि फ्राइंग पैन में अंडे उबल रहे हो, उस तरह से उबलते हुए उसने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसने कांग्रेस का तो नाम ही नहीं लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, कोई जिक्र नहीं किया था, किसी पत्रकार का नाम नहीं लिया था, उसने भारत की बात की थी। तो इसका जवाब तो पहले जरा दर्शक इससे समझ ले कि पैसा कहाँ आया, कैसे आया है। कि जितनी मैंने आपको विरोधी पार्टियां गिनवाई और उसमें सबसे पावरफुल अगर कोई है जिसने नरेंद्र मोदी को आप कह सकती है कि टक्कर नहीं दी बल्कि लोकसभा चुनाव में मात दी, तो सबसे पहले आप नाम लेंगे ममता बनर्जी का, कि जो भाजपा की बंगाल में 18 सीटें थी 12 हो गई, तो वो सबसे भारी पड़ी। उसके बाद अगर आप दूसरा कोई भारी पड़ा तो आप अखिलेश यादव जहां 37 सीटें जीती। इन दोनों ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर। इनको कोई आग नहीं लगी, ये कोई तिलमिलाए बिलबिलाए नहीं, क्योंकि इनका उस पैसे से लेने देना नहीं है, इनको मालूम नहीं होगा कि कोई पैसा आया भी है। तो कांग्रेस को इतनी आग क्यों लगी? पहले तो पवन खेड़ा को ये बताना चाहिए था कि वो क्यों आकर उबलने लगा सवेरे सवेरे। लोग अभी ठीक से दिनचर्या जिनकी नहीं शुरू हुई थी और उसने दुनिया भर की कहानी सुनाई। तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो चोट मारी थी हमें, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, बस चोर की दाढ़ी में तिनका। और चोर बार बार अपना तिनका दिखा रहा है कि देखो देखो मेरे पास है तिनका, मेरी दाढ़ी में है तिनका, जिसकी तरफ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चोट अमेरिका से की थी, कहाँ लगी दुनिया ने देखा। और उसके बाद जो उसने तर्क देने शुरू किए, उलूल जुलूल बातें करनी शुरू की पवन खेड़ा ने, वो और ज्यादा उलझ गया अपनी बातों में वो और ज्यादा उलझ गया। आपने अंजू जी अगर देखी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने पूरी देखी उसकी, तो सबसे ज्यादा जो उसने प्रहार करना शुरू किया अमेरिकन फंडिंग पे, कि ये पहले भी होती रही है और किस तरह से उसने पहले संघ को घसीटा
और उसने कहा कि 1974 का जो जेपी का आंदोलन था उसमें वो पैसा वो पूरा अमेरिका द्वारा फंडेड था। यानी उसने जयप्रकाश नारायण को कल जो है अमेरिका का दलाल घोषित कर दिया। नाम नहीं लिया, नाम उसने संग कर लिया, क्योंकि दोनों तरफ से फंसता कि जितने जेपी के चेले हैं वो आज की तारीख में साथ में कांग्रेस के, तो वो उसके गर्दन पे चढ़ जाते। तो उसने उस आंदोलन की तो बात की कि अमेरिकन फंडेड था, लेकिन उसने वाकई संघ को पैसा दिया गया। लेकिन अमेरिका का फंडेड, मैं इस पे आ रहा हूँ, और अभी संघ वाली बात तो अभी बाद में बात करता हूँ कि अमेरिका का अमेरिकन फंडेड जो चुनाव वो बता रहा है कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका से पैसा मिल रहा था उनके उस आंदोलन को, तो उसके पास उसका कोई सबूत नहीं है उसके पास। उसने पता नहीं, उसका नाम नहीं लिया, उसने कहने का अमेरिकन जासूस था, उसने बताया कौन जासूस था, क्या बताया, उसने क्या सबूत रखे, इसका कोई जिक्र उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ काल्पनिक जग्गा जासूस, मैंने कहा काल्पनिक जग्गा जासूस होगा। कौन है क्या है इसका कोई जिक्र नहीं है, केवल उसने कहने के लिए कहा। अब मैं जरा पवन खेड़ा को थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस कालखंड की वो बात कर रहा है, सन 74-75, उसी कालखंड में हिंदुस्तान में अमेरिका के राजदूत हुआ करते थे डेनियल पैट्रिक मोइनियान, और वो बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार भी बने। बहुत सी इंपॉर्टेंट पोस्टें उन्होंने संभाली, पूरी दुनिया में उनकी नियुक्तियां हुई। और उन्होंने वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने अपनी किताब लिखी डेंजरस प्लेस, उसका नाम ही था डेंजरस प्लेस, उस किताब का नाम। अच्छा। और उस किताब में सन 73 से जो 75 2 साल का कालखंड उन्होंने भारत में गुजारा, उसका भी एक चैप्टर है। और अपने उस चैप्टर में डेनियल पैट्रिक मोइनियान ने लिखा है कि हमने उस समय भारत की सरकार के अंदर इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर दिया था कि हम उनको पैसा देते थे, लगातार पैसा देते थे। 2 बार पैसा दिया तो मैंने दिया, और उससे ज्यादा जो उसने एक और चीज लिखी है कि एक बार तो हमने पैसा डायरेक्ट पीएमओ में उनके हाथ में दिया, इंदिरा गांधी, मतलब नाम नहीं इंदिरा गांधी का, लेकिन कि हमने सीधे पीएमओ में जाकर मैडम के हाथ में दिया। तो जो पवन खेड़ा बात कर रहा है, तो वो तो सुनी सुनाई बात कर रहा है, ना उस जासूस का नाम बता रहा, ना उस जासूस का कोई स्रोत बता रहा। मैं किताब बता रहा हूँ, और उस आदमी की किताब बता रहा हूँ जो भारत में राजदूत था और उसके बाद भारत अमेरिकी राष्ट्रपति का सलाहकार था। वो आदमी डेनियल पैट्रिक मोइनियान, किताब का नाम है डेंजरस प्लेस। तो मेरी समझ में ये नहीं आया, ये कोई इससे पूछे पवन खेड़ा से कि एक तरफ तुम कह रहे हो कि जयप्रकाश नारायण को पैसा दे रहे थे, और दूसरी तरफ तुम्हारी सरकार उसी अमेरिका से पैसे ले रही थी, और यहाँ तक कि पीएमओ में डायरेक्ट पैसा जा रहा था, अटैची वहां जा रही थी। तो ये कौन सा समीकरण था? ये मेरी समझ में नहीं आता। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक तरफ सीधे सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में पैसा दिया जा रहा हो, सरकार को पैसा दिया जा रहा हो, और दूसरी तरफ उनके विरोधी को भी दिया जा रहा हो, और इनको इनकी जानकारी में है। तो ये सिर्फ मैंने कहा ना कि ये मैं दर्शकों को इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो तिलमिलाहट बिलबिला बौखलाहट है कांग्रेस की, एक तो ये बता रही है कि वो पैसा जिसका जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पैसा किसके पास आया, कैसे आया, और उस बौखलाहट में कांग्रेस अपनी सोचने समझने की शक्ति को छीन कर चुकी है, बिल्कुल बर्बाद कर चुकी है। उसको यही नहीं मालूम कि मैं जब सामने कुछ कह रहा हूं तो उसका पलट के जवाब क्या होगा, या मेरे कर्म किस तरह के हैं। और जब कर्म की बात आई तो एक और किताब का याद दिला दूं, और ये उसी कालखंड का, ये कांग्रेस का जरा चरित्र देखिए कि इधर अमेरिका से पैसा ले रहे थे, और दूसरी तरफ वो बड़ी पूरी दुनिया में मशहूर किताब है मित्रोकिन आर्काइव, सेकंड पार्ट उसका पढ़िए। तो उसमें उसने जो उस समय केजीबी के डायरेक्टर हैं उनके हवाले से लिखा है मित्रोकिन ने कि भारत सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री और 20 सांसद, तो उस समय भारत सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। कोई वहां जनता दल की सरकार या भाजपा की सरकार तो थी नहीं, जो 70 के दशक की बात कर रहे हैं, कि 4 कैबिनेट मंत्री और 20 सांसद हमारे परमानेंट पेरोल पे थे। ये उसने नहीं कहा कि उनसे पैसा लेते थे, उसने कहा हमारे पेरोल पर, यानी उनको नियमित अवधि में नियमित राशि लगातार पहुंचाई जाती थी। और 4 कैबिनेट मिनिस्टर, 20 सांसद तो छोड़ दीजिए, और वो बदले में हमको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां वो हमको पास ऑन करते थे, जो हमारे केजीबी के काम की होती थी। तो इस तरह की सरकार, मैं इसीलिए उस कालखंड में चला गया हूं जिस कालखंड का जिक्र करके पवन खेड़ा ये बताना चाह रहा, कांग्रेस के मुंह की कालिक को हटाना चाह रहा, जिस कालिक को वहां से डोनाल्ड ट्रंप फेंक के मारी है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कांग्रेस की तिलमिलाहट बिल्कुल साफ नजर आ रही कि वो कालिक कांग्रेस के चेहरे पर नजर आ रही, इसीलिए सवेरे सवेरे
छुड़ाने के लिए पवन खेड़ा वहां पे उतर गया मैदान के अंदर। लेकिन ये जो दूसरा काली का कनस्तर है, मित्रों की आर्काइव या डेनियल पैट्रिक मोयनियान की, तो ये किताबें पूरी दुनिया में बिकी हैं अंजू जी। ये कोई हिंदुस्तान में छाप छप के कोई दिल्ली के लुटियन मार्केट में नहीं बिकी हैं। ये इंटरनेशनल किताबें हैं जिनकी पूरी दुनिया में जिन्होंने धूम मचाई। उन किताबों में सारा काला कारनामा इकट्ठा है। तो ऐसी जो आदमी जिसने भारत के इतिहास का, जो आजादी के बाद की अगर आप बात करिए, तो सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है जेपी का आंदोलन, जिसने इंदिरा गांधी जैसी महिला का सत्ता पलट लिया। तो अगर उसकी फंडिंग हो रही होती अमेरिका से, तो कहीं तो कोई किताब में लिखता, बिल्कुल कहीं तो कोई किताब में लिखता, कहीं कुछ नहीं। वो एक कोई, जैसे अभी आपने नाम दिया जग्गा जासूस, कोई कांग्रेस का, जिसका नाम बताने में उनको शर्म आ रही है, ना नाम बता रहे हैं ना उसका स्रोत बता रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये केवल अपनी तिलमिलाट और ये डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर मोहर लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। सर, जैसे अब भारत सरकार ने भी कहा कि ये जानकारी जो है ये बड़ी मतलब खतरनाक है, इसकी जांच कराएंगे, ऐसा दखल जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जांच होगी और डोनाल्ड ट्रंप भी सारी जानकारी पहुंचाएगा मोदी सरकार के पास। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पैसा कैसे आएगा? क्या इसका ये जो पैसा, इसका खर्च वो जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा थी उसमें हुआ, और वो जो 99 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने, क्या एक तरह से माना जाए कि वो भी इसी पैसे से खेल किया गया वहां पर? और क्या इस पैसे का जो 182 करोड़ भारत में आया और ढाका में 250 करोड़ गया, इनका आपस में कोई तालमेल है कि वहां से लोगों को भारत लाया गया वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए? ना ना, ये नहीं है। ये भारत के संदर्भ में अभी आता हूं। पहले तो आप उसका सीधा सीधा सामने देख लीजिए। 250 करोड़ वहां, और 250 करोड़ रुपए आप हिंदुस्तानी करेंसी की बात कर रही हैं। अगर आप बांग्लादेश चले तो 300 करोड़ रुपए होता है। और उसके बाद बांग्लादेश में क्या हुआ, आज पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह से वहां सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां शेख हसीना खदेड़ दी गई। हिंदुस्तान के संदर्भ में आप जो कह रहे हैं कि कैसे आया होगा, तो मैं जरा एक तथ्य आपको बताऊं, और उसमें अभी कुछ कसर बाकी है जो पूरा ये घटनाक्रम बता रहा, और इसका पूरा खुलासा तो तब होगा कि जब जो है डोनाल्ड ट्रंप पूरी सूचना देंगे कि कैसे किसको पास पैसा गया। कि मोदी सरकार ने, अंजू जी मैंने नोट करके रखा है जी, हाँ, कि मोदी सरकार ने 21,000 फेक एनजीओ कैंसिल किए हैं, उनके लाइसेंस। तो 21,000 एनजीओ गायब हुए हैं। 3,70,000 फेक कंपनी, यानी शेल कंपनी जिसे हम कहते हैं, जिनका कोई काम दाम नहीं होता, उनको रद्द किया है उनका रजिस्ट्रेशन। 5 करोड़ राशन कार्ड, 3 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 3 करोड़ मनरेगा कार्ड, 7 लाख फेक मिड डे मील कार्ड, 90 लाख फेक टीचर, 90,000 फेक टीचर। तो इस तरह से ये तो बाकी तो सामाजिक उससे हैं, लेकिन आप जरा 3,70,000 फेक कंपनियां, ये शुरू हुआ था जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद से शुरू किया। तो मेरा मानना है कि 3,70,000 तो मोदी सरकार ने कैंसिल कर दी। अगर उसमें से 30,000 भी अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, कोई लोग बाद में उसको चला रहे हैं, तो ये उनके जरिए आया है। कुछ एनजीओ बचे होंगे उनके जरिए आया होगा। और उसका पूरा जो खाका है वो जब डोनाल्ड ट्रंप खुलासा करेंगे अमेरिका से, तो पूरा सामने आ जाएगा। तो वो कोई भारत जैसे देश में 182 करोड़ आना कोई बहुत ज्यादा ऐसा गंभीर मसला नहीं कि कैसे आ गया। निश्चित वो रास्ते पता चलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या रास्ते थे। ये थोड़ा इंतजार करिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी मेरे ख्याल से त्रिस्तरीय जांच बैठाल दी है कल, तो उसके बाद वो सामने आ जाएगा। कुछ मेरे ख्याल से महीना 1.5 महीना लगेगा इसमें। और जरा विपक्ष का एक मैं और बताऊं कि जब होता है ना, ये कहावत है कि जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। ये उस कहावत को चरितार्थ कर रहा है। इन्होंने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ये अगर चुपचाप बैठ जाते तो बात, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी उसको जरूरत थोड़ी पड़ती कि लगातार इस बात को दोहराए। इन्होंने उसको झूठा कहना शुरू किया, उसको बताना शुरू किया कि वो ढाका और दिल्ली में फर्क नहीं जानता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार वहां 4 दिन में 3 बार दोहराया और कहा कि हम इसकी जानकारी भारत सरकार को देंगे। तो इन्होंने डंडा मार के एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया है कि अब वो पूरी जानकारी भारत सरकार को दे। और वो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा व्यक्ति है कि वो जानकारी गुप्त रूप से नहीं देगा अंजू जी, ये अच्छे समझ लीजिए। वो जिस दिन भी भारत सरकार को ट्रांसफर करेगा, तो पहले वो वाशिंगटन डीसी में जमकर ढोल बजाएगा कि देखो ये लोग थे, इनको दिया, मैंने ये सूचना भारत को दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप लीक से हटकर कहा जाएगा, अमेरिका में आज तक ऐसा कोई राष्ट्रपति हुआ ही नहीं जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से सूचना देंगे, तो इनको तो भारत सरकार के पास सूचना पहुंचने से पहले
जिन्होंने कब पैसे लिए हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ पैसे किसने लिए आप समझ जाइए, उन सबके कपड़े उससे पहले उतर चुके होंगे वाशिंगटन डीसी में ही, उसके बाद वो करेगा, क्योंकि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पिछले 3 दिनों के अंदर बहुत अपमानित किया है, बिल्कुल उसको ऊटा झूठा सब कुछ कहा है। तो अब इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए कि डोनाल्ड ट्रंप अब किस तरह से कैसे सूचना देते हैं। सूचना तो उनके पास है ही है, और देर देर इसलिए लग रही क्योंकि वो एक कोई पर्टिकुलर केवल इंडिया के लिए नहीं देंगे, क्योंकि वो पूरा खाका बन रहा है कि किसको किसको दिया गया, कहाँ कहाँ दिया गया, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, और ये सब लोग बेनकाब होंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, वो तो हर चुनाव के बाद दौड़ जाते थे विदेश, इस बार तो नहीं गए। देखिए, आप अभी सवाल पूछिएगा, मैं एक चीज और बता दूंगा, जैसे मैंने बांग्लादेश का कहा कि हिंदुस्तान के अंदर एक और जरा हिंट देता हूँ, हिंट का भी खुला है कि अभी याद करिए जिस समय डोनाल्ड ट्रंप वहां पे चुनाव लड़ रहे थे अमेरिका के अंदर, तो हिंदुस्तान के चुनाव के बाद वहां चुनाव हुआ था, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कैंपेन का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत क्लियर था, और सब लोग सारे दोहरा रहे थे जितने वहां पे डेमोक्रेट थे, कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीते तो संविधान बदल देंगे अमेरिका का। ये वहां पे बड़ा प्रमुख मुद्दा था, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन को याद करिए। और वही मुद्दा हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाया गया, फर्जी था, कोई उसका सिर पैर नहीं था। तो ये बताता है कि कोई डीप स्टेट का बैठा आका वो तय कर रहा था हिंदुस्तान में क्या मुद्दा चलेगा और क्या मुद्दा अमेरिका में चलेगा। हिंदुस्तान में मुद्दा फेल हुआ, और वो बाद में फेल हुआ है अमेरिका में भी, लेकिन दोनों जगह बिल्कुल एक से मुद्दे, जबकि हमारी हिंदुस्तान की और अमेरिका की अगर आप राजनीतिक पृष्ठभूमि की तुलना कर लीजिए या सामाजिक पृष्ठभूमि की तुलना कर लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर दूसरा है, उनका दूसरा है, सामाजिक रहन सहन या जो उनकी संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल अलग है, लेकिन मुद्दा दोनों जगह एक ही चलाया गया। तो इसका मतलब कहीं बैठकर कहीं प्लानिंग बन रही थी, और वो जो कि एक ही से मुद्दे वहां चल रहे थे। और एक चीज और गौर करिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में बात और कही है, ये तो हिंट उन्होंने कर दिया, जो अभी आपने सवाल पूछा था उस देखिए वो याद आ गया कि ऐसे लोगों को भी कंपनियों को भी पैसा दिया गया, ऐसी संस्थाओं को भी पैसा दिया गया है जिनके यहाँ केवल 2 कर्मचारी काम करते थे, 2। तो जाहिर सी बात है कि वो 2 कर्मचारी काम नहीं करते थे, वो फेस थे, नकाब था, उसके पीछे पैसा कहीं और ट्रांसफर हो रहा था। तो वो बड़ा खुल कर आएगा, और इसमें बहुत से लोगों के चेहरे बचेंगे नहीं। और इसका आप समझिए कि कल जब इंडियन एक्सप्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से झुटलाया कि नहीं झूठ बोल रहे हैं, तो उस पर भी सबसे पहले जो रस्सी कूदी, जैसे नहीं लड़कियां रस्सी कूदती हैं, उस तरह से अगर कोई कूदने लगा रस्सी, तो वो राजदीप सरदेसाई कूदने लगा। क्यों कूदने लगा? तुम एक चैनल में काम करते हो, उस चैनल पता नहीं कौन से डायरेक्टर हो, एडिटर हो, आजकल तो 14-15 एडिटर होते हैं, फलाना एडिटर, ढिमाका एडिटर, तो भी कोई एडिटर है उसमें, और ये रस्सी इसने कूदनी शुरू की। उसके बाद वो एक क्लिप कटुआ आ गया जो क्लिप काट काट के लगाया करता है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि राजदीप सरदेसाई को इतनी आग क्यों लगी हुई थी। अरे अंजू जी, तो राजदीप सरदेसाई का अगर आप पत्रकारिता का कैरियर कहिए तो कम से कम 30-35 साल का है, 92-93 से टाइम्स ऑफ इंडिया से काम कर रहा। तुम्हारे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं कि तुम अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा उस पर, और यहाँ के अखबार में जो बिना किसी आधिकारिक सूत्र के छपा है, उन दोनों को तुलनात्मक अध्ययन कर सको, विश्लेषण कर सको कि मैं किसको वजन दूं। तो तुम ऐसा जुट गए कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप झूठा है और इंडियन एक्सप्रेस सच्चा है। इंडियन एक्सप्रेस के झूठ के बड़े किस्से हैं, हम लोग के पास समय नहीं, मैं उसके भी जिक्र कर दूंगा कि पिछले 15 साल से मान लीजिए इंडियन एक्सप्रेस ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उसने भारतीय सेना के अंदर विद्रोह की झूठी खबर छापी थी पूरे एक पेज पे, फुल पेज पे, और उसके संपादक जो था शेखर गुप्ता, उसने छापी थी उसको। तो इस तरह के अखबार की जो पृष्ठभूमि है, उसके बाद तुम अमेरिका के राष्ट्रपति को संदेह का सीधे नकार रहे हो, तो नकार नहीं रहे हो, तुम्हारा भी इसका मतलब कुछ हिस्सा है उसमें जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, और उसको छुपाने के लिए तुम्हारी भी तिलमिलाहट सामने आ गई। मगर अब वो ज्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी बेनकाब होंगे लोग। पर सर, जैसे मैंने पूछा था आपसे कि वो जो नेता प्रतिपक्ष है हर चुनाव के बाद दौड़ जाते थे विदेश, इस बार तो नहीं गए, तो क्या रिजीम वहां बदल गया, कोई वेलकम करने के लिए नहीं है, या पैसा नहीं आ रहा है उस यात्रा को स्पॉन्सर करने के लिए, इसलिए नहीं गए?
नहीं नहीं नहीं, पैसा ऐसा तो कितना अमेरिका जाने को कितना पैसा खर्चा होता, आने जाने टिकट वो। बाकी वहां पे उसका गुरु बैठे ही है, जिसका सैम, सत्यनारायण अंकित गंगाराम सैनी। बड़ई, ऊपर उर्फ सैम पित्रोदा। नहीं, उसने बड़ई अपना यहाँ लखनऊ के अंदर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने कहा था कि मैं बड़ई हूँ, मेरा नाम सत्यनारायण गंगाराम बड़ई, मैं इसीलिए उसको कहता हूँ। तो वो तो सैम पित्रोदा, तो उसने अमेरिका में जाके नाम रखा है। तो रहने खाने का इंतजाम है इसका। जो बात आपने कही वो असली बात है कि अब अमेरिका में जो है उसके लिए पहले वहां पे गाय बंधी हुई थी जहां से वो दूध दूहता था। अब वहां पे बैल आके खड़ा हो गया, वहां दूध नहीं दूध मिलेगा, अब वो बैल वहां पे खड़ा है तो वो मारेगा इसको सींग। तो अब अमेरिका इसके लिए कोई फ्रूटफुल थोड़ी रहा, अमेरिका ये नहीं जाएगा अभी 4-5 साल अमेरिका नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे कैसे लोगों से मिलता था, इल्हान उमर हो, चाहे वो सरिता पांडे हो, उसका आदमी हो, अजीज अजीज शाही नाम हो, जो खुलेआम कहते थे कि यहाँ पे दंगे जो है मुसलमान नहीं कराते, इंडियन एजेंसीज कराती हैं। आईएसआई के वो एजेंट हैं दोनों मियाँ बीवी, उन लोगों के साथ एक घंटों बैठ के मुलाकात करता था। अब वो शेल्टर वहां नहीं मिल रहा है उसको, वो सारे तत्व जो है वो अपनी जान बचाने को घूम रहे हैं कि कैसे उनका जीवन यापन होगा, क्योंकि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को कायदे से 1 महीना हुआ है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास समझिए करीब करीब 48 महीने और हैं। तो इनमें तो सबकी खाल खींच ली जाएगी, तो अब अपने ये बचाने को घूम रहे हैं। तो अब राहुल गांधी के लिए वहां कुछ रहा नहीं, अब राहुल गांधी को कोई और दरवाजा देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है कनाडा में भी बदल चुकी है। तो राहुल गांधी के लिए जमीन धरती जो है धीरे धीरे गर्म हो रही है, और ये अभी बहुत गर्म होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि बहुत जल्द वो लिस्ट थमा देगा और ढिंडोरा पीट कर थमाएंगे डोनाल्ड ट्रंप वो हाँ लिस्ट को। और उसके बाद ये जितने भी चेहरे हैं सर जो उछल रहे हैं इस वक्त पॉपकॉर्न की तरह, इन सब बेनकाब होंगे सर, क्योंकि कहा जा रहा है ना जो पैसा आया था उसमें बाकायदा कोचिंग दी गई, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाए गए कि कैसे एंटी मोदी एंटी इंडिया एजेंडा चलाना है। अब सोचिए कितने बड़े पैमाने पर ही खेल हो रहा था, और इसका ही नतीजा लगता है मुझे सर की 99 सीटें मिल गई। और कहां से आई होंगी सर ये सीटें? कहीं ना कहीं तो प्रोपेगेंडा काम किया ना इनका। नहीं नहीं, प्रोपेगेंडा काम किया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसी का आघात पहुंचा सरकार को, बहुमत नहीं पाए भाजपा। भारत सरकार ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है, डोनाल्ड ट्रंप भी उतावले हुए जा रहे हैं वो लिस्ट थमाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। आपने सर समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। नमस्कार। भारत माता नमस्कार। की जय हो। वंदे भारत मातरम माता, और जय श्री वंदे राम। मातरम, जय श्री राम।